दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी राजा विक्रमादित्य की कहानी है। राजा विक्रमादित्य इस कहानी में बताए हैं कि चरित्रहीन स्त्री की पहचान कैसे करें, उन्हें कैसे पकड़ें और उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबका हमारे कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के हम 25 गुण लेकर ऐसे कहानी पे आते रहेंगे। ये उनका पहला फैसला है, ये पहला न्याय है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी शुरू की और बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम था मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम था ब्रजमुकुटी। एक दिन ब्रजमुकुटी दीवान के बेटे के साथ जंगल में चला गया। जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहाँ रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया। यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उनके हृदय में बस चुकी हो। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुँचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उनके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक नहीं आया है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा,
आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजारा बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराजा खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दे दिए और राजकुमारी तक संदेशा पहुँचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल जब तुम राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वह बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बांधते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंता ना करो, आप चिंता मत होइए। राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं। उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। फिर इस तरह से दुखी हुआ कि क्या बताएं। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिमी की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वह महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे पहले अपने कमरे में छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता था। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका हाल क्या होगा, किस तरह से वो अपना जीवन बिता रहा होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त और अच्छा मित्र है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ,
तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमार को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया है। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसीलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को खिला दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान ही रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना। फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, यह गहने मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली 14 को डांकनी मंत्र पढ़ रहा था कि मेरे सामने डांकनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखें कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ धर्मशास्त्र में बुरी औरत के साथ क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष, बच्चे और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा की पूर्ति की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखना? हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों, राजा विक्रम बेताल की ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला?
कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। राजा विक्रम बेताल की ये पहला ज्ञान था, पहला न्याय था। इसी तरह से उनके 25 न्याय, 25 न्याय हम एक एक करके अपनी इस कहानी के चैनल पर लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए।